हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में भी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 1 और ये एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें हम लोग सबसे पहले टर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर टर्म्स आपको जेनेटिक्स में नहीं आते तो आपको क्वेश्चंस से लेके कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में जेनेटिक्स के हमेशा दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम टर्म्स को समझने में जो दिक्कत आती है उसको खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग मेंडेलिज्म पढ़ेंगे जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर हम लोग जीन इंटरैक्शन पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, एलेलिक इंटरैक्शन, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, पेडिग्री एनालिसिस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सारा का सारा जेनेटिक्स हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को मैं जेनेटिक्स का पार्ट बोल सकता हूं। आपको पता होगा कि जेनेटिक्स भी यही होता है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ते हो, सारा का सारा कैसे जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं कैसे पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कैसे किस तरह जीन इंटरैक्ट करता है। फिर दूसरा जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या होता है, पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, कैसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था, या फिर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स के पार्ट हैं। तो इसीलिए यहां पे मैंने टॉपिक दे रखा है जेनेटिक्स। और अगर मैंने यहां पे टर्म दे ही रखा है जेनेटिक्स, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जेनेटिक्स जो टर्म है इसको दिया था डब्ल्यू बेटसन ने, विलियम बेटसन ने, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन मतलब विलियम बेटसन। ये जो डब्ल्यू बेटसन है ये फादर हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के भी, ठीक है। फादर मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन है? डब्ल्यू बेटसन। और इन्होंने ही टर्म दिया था जेनेटिक्स। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा ग्रेगर जॉन मेंडल से, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जबकि मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डब्ल्यू बेटसन। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स होता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक। मतलब अगर हम कलेक्टिवली स्टडी कर लें किस चीज की, हेरिडिटी का और वेरिएशन का, इन दोनों चीजों की, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, एक स्पीशीज की बात कर लो, उसके बारे में अगर हम हेरिडिटी और वेरिएशन की बात कर लें तो हम कह देंगे कि भाई हम वहां पे जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब हेरिडिटी एंड वेरिएशन होता क्या है ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई जेनेटिक्स में हम लोग असली में क्या पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजिनी, प्रोजिनी या मतलब आप कह सकते हो उनके बच्चों में, ठीक है। तो पेरेंट से बच्चों में जो जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है कि फिर जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है। तो जेनेटिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसे कोई जीन डिटरमाइन करे, रेगुलेट करे, एक्सप्रेस करवाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे आप प्लांट के केस में आपने मेंडल, अगर मेंडलिज्म अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, बट अगर प्लांट की हाइट की बात की जाए तो जो प्लांट का हाइट है वो डिटरमाइन करने के लिए एक जीन होता है, ठीक है। वो जीन क्या करता है? अपना आरएनए बनाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन ही ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता होगा, बनवाता होगा, जिसकी वजह से प्लांट टॉल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट का हाइट एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो कि किसी जीन के द्वारा रेगुलेट होता है। अगर मैं ह्यूमन के केस में कोई एग्जांपल लूं तो आपको पता होगा कि हमारे बाल का मतलब हेयर का जो हमारा टेक्सचर होता है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्ली हो सकता है। कलर की बात करें तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। कलर की बात की जाए तो वेरी फेयर हो सकता है, नीग्रो ब्लैक हो सकता है। इसके बीच में भी कई सारे शेड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स जिन्हें कोई जीन डिटरमाइन करता है। और अगर ये बात आपको अभी नहीं पता तो ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को कवर करते चलेंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स और आगे आते जाएंगे, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक।
तो यहां पे है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किसका होना, जेनेटिक कैरेक्टर्स का, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। और अगर इसकी स्टडी करते हैं हम लोग तो वो जेनेटिक्स का पार्ट होगा। लेकिन जेनेटिक्स का पार्ट होगा जब पूरा जेनेटिक्स, अगर हमें कहना है कि हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें वेरिएशंस भी देखने होंगे। देखिए फिर वेरिएशन होता क्या है, डिफरेंसेस दैट आर सीन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एक सेम स्पीशीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे मैं आप अपने से आपको कंपेयर करूं तो हो सकता है भाई मेरा जो है आई का कलर ब्राउन है, आपका हो सकता है ब्लैक हो सकता है आपका ब्लू हो, तो ये डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हम ह्यूमन के केस में ही इमेजिन करें तो बहुत सारा डिफरेंस भी होता है। तो साथ साथ सिर्फ ये ना स्टडी करें कि एक कैरेक्टर जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाए, उसी की स्टडी नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि उस स्पीशीज में क्या क्या डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग हेरिडिटी की स्टडी भी करेंगे, साथ साथ वेरिएशन की भी स्टडी करेंगे, और इसी की कलेक्टिव स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोल देंगे। और टर्म किसने दिया था जेनेटिक्स, डब्ल्यू बेटसन ने। अब यहां पे एक टर्म है इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी में लिखा भी है इनहेरिटेंस, और वहां पे हम लोग को जो डाउट जाता है वो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बीच में जाता है। तो देखिए हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। जबकि इनहेरिटेंस क्या है, इट इज द प्रोसेस, यहां प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से, ठीक है, कैरेक्टर्स कहां जाते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इस चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आई होप ये तीन के तीन टर्म और जेनेटिक्स क्या होता है कि, और डब्ल्यू बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म्स, जैसे कि क्या होता है कैरेक्टर, क्या होता है जीन, क्या होता है एलील, ये सारी की सारी बात हम लोग करेंगे। तो हिस्टोरिकल, तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स होता था कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी होता था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन होता था डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस होता था द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल की, जो कि है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं, इनके बारे में हम लोग और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट तब वहां पे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक बार मेंडलिज्म पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेंडल के बारे में भी सारी बातें करेंगे। अभी तक हमें सिर्फ इतना समझना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद अगर हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो वो है विलियम बेटसन, आप कह सकते हो डब्ल्यू बेटसन। फिर आप डब्ल्यू बेटसन का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने टर्म कॉइन किया है जेनेटिक्स, और भी कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं, वो भी इन्होंने कॉइन किया था। हम लोग जैसे जैसे कवर करते चलेंगे मैं आपको वहां पे बताता जाऊंगा कि इसका भी कंट्रीब्यूशन डब्ल्यू बेटसन ने ही किया था। इसके बाद अगली अगर बात की जाए तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और जेनेटिक्स में मेंडल के बाद हम लोग सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं टी.एच. मॉर्गन के ही एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो अभी मैं इनका थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। टी.एच. मॉर्गन को सबसे पहले तो फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और इन्होंने कुछ टर्म्स भी दिए थे जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, इसके बाद क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जीन थियरी इन्होंने दी थी। जीन थियरी बेसिकली कुछ नहीं होता, इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, और इसे ही जीन थियरी बोलते हैं। जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इज जीन थियरी। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्होंने दिया था। साथ में इन्होंने ही ये भी बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और
स्मॉल लेटर से रेसेसिव कैरेक्टर को, रेसेसिव ट्रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगली बात मैं करना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के फादर कौन है, या फिर आप कह सकते हो फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। सो फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज कोलरियूटर, और जब हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, ये है डॉज, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले साइंटिस्ट के, जो है आर्चीबाल्ड गैरॉड, ये है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या फिर आप कह सकते हो बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर की डिस्कवरी की थी, और वो डिसऑर्डर था एल्केप्टोन्यूरिया। जब इन्होंने उसकी स्टडी की थी तो इनको मिला था इन्होंने एक टर्म भी दिया, स्टेटमेंट दिया था, वो था 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। अब देखो, आपको पता होगा कि एक पूरा मेटाबॉलिक जो पाथवे चलता है वो कई स्टेप में होता है। जैसे कि आप ग्लाइकोलिसिस को अगर याद करो तो वो 10 स्टेप प्रोसेस होता था। अगर आप याद करो, हर एक स्टेप पे एक एंजाइम जो है उसको गवर्न करता था, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनता था। अगर आपको याद हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब मैं आपको यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस तो नहीं पढ़ा रहा, बट मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से 10 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे कवर होता था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक, हमें एनर्जी ऐसे ही मिलती है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पाथवे, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पे जेनेटिक्स में लिया है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हर एक स्टेप को गवर्न करने के लिए एक एंजाइम है, और आपको पता है एंजाइम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन होता है, और हमें पता है कि जीन जो है एक्सप्रेस कैसे होता है। जीन का एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं भाई, डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इज ट्रांसलेशन, और ये जो प्रोटीन बना है का एंजाइम हो सकता है। तो ये जितने के जितने स्टेप हो रहे हैं सबको गवर्न कौन कर रहा है, एंजाइम। अब आप बताओ, ये जो 10 स्टेप प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस का, इसमें एक भी एंजाइम ना बने, इट मींस एक भी जीन, 10 के 10 जीन में से मैं मानता हूं एक जीन, यहां पे एक कैरेक्टर मतलब एक एंजाइम को एक जीन बना रहा है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि 10 एंजाइम जो बीच में होंगे, 10 को बनाने के लिए 10 जीन होगा। इसमें से आप इमेजिन करो कि 5वें नंबर वाला जीन अगर डिफेक्टिव हो जाए तो 5वें नंबर का एंजाइम भी नहीं बनेगा। तो आप खुद बताओ कि क्या 5वें के बाद ये स्टेप आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि 1 म्यूटेंट जीन, अगर एक ही जीन म्यूटेंट हो जाए और वो अपना फंक्शन जो कर रहा था वो लॉस कर जाए, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला था आर्चीबाल्ड गैरॉड ने। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, या फिर आप कह सकते हो टर्म्स, जो कि हम लोग अभी कम से कम 14 to 16 टर्म्स ऐसे होंगे जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। देखिए कैरेक्टर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अ मेजर मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन which is produced as a result of gene expression। कैरेक्टर को ये कह रहा है कि जो मॉर्फोलॉजिकल हमारे अंदर, जैसे कि अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में क्या दिखता है आपको, उसकी स्टेम की हाइट, उसका फ्लावर का कलर, फ्लावर कहां पे प्रेजेंट है, एक्सियल है कि टर्मिनल है, सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है, पॉड का शेप, पॉड का कलर, ये सब चीजें आपको नेकेड आई से दिखती है, आपको समझ में आता है। आप मॉर्फोलॉजी जिसे बोलते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से आप समझ जाते हो। तो एक तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आप कह सकते हो अ मेजर मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गई। साथ में फिजियोलॉजिकल भी बोल रहा है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है, अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे अंदर जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि अगर आप, मेंडल ने तो भाई हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ही कैरेक्टर्स पढ़े थे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ही देखा था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ही एक्सप्रेशन कैरेक्टर में आएगा, कैरेक्टर में फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन भी आ सकता है, जैसे कि जो मैंने बताया हार्मोन्स, एंजाइम्स, बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें जो हमें बाहर से नहीं दिखती। तो अ मेजर मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब किसी जीन के एक्सप्रेस होने की वजह से
जब जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन आए उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। अब एग्जांपल अगर मैं लूं तो स्टेम की हाइट प्लांट के अंदर, ठीक है। अब उस प्लांट की हाइट क्या होगी, मैंने बोला था फ्लावर का जो है मतलब पोजीशन क्या है, आप कह सकते हो सीड का शेप क्या है, सीड का कलर क्या है, ये सारा का सारा क्या है, एक कैरेक्टर है। तो फिर बात आती है ट्रेट क्या होता है। ट्रेट इज वेरिएबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर का वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म मतलब डिफरेंट फॉर्म। अब आप बताओ, अगर मैं प्लांट की हाइट की बात करूं तो क्या प्लांट का हाइट हमेशा टॉल होगा, नहीं होगा। तो उसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है पॉपुलेशन में। तो प्लांट के केस में अगर बात की जाए, जो मेंडल ने स्टडी की थी, वो वेरिएबल फॉर्म था क्या, या तो टॉल या तो डॉर्फ। फ्लावर कलर की बात करें तो रेड था, व्हाइट था, ठीक है। अगर पोजीशन की बात करें तो टर्मिनल था और एक्सियल था। तो ये बेसिकली ट्रेट है, वेरिएबल फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। बोलते थे कि कैरेक्टर का वेरिएबल फॉर्म जो है उसे हम लोग ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है तो उसका वेरिएबल फॉर्म क्या क्या है, टॉल एंड डॉर्फ, तो ये उसका ट्रेट हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीड शेप, सीड शेप की अगर बात करूं तो उसका जो ट्रेट है वो है राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर और जो है ट्रेट में डिफरेंस होता है। बट एक बात, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, एट इंडिविजुअल लेवल कैरेक्टर एंड ट्रेट कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम, ठीक है। मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मेरी हाइट की बात की जाए तो अगर मेरी हाइट की आप बात कर रहे हो तो एक मॉर्फोलॉजी है जो कि कैरेक्टर होगा। अगर यहां पे हाइट की बात आपने की तो कैरेक्टर की बात की, साथ में मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं टॉल हूं, अगर मैं टॉल हूं तो ये मेरा ट्रेट हुआ, ठीक है। जो पॉपुलेशन में वेरिएबल फॉर्म है हाइट का, उसमें मेरा जो फॉर्म आया है वो टॉल का है। तो यहां पे कैरेक्टर और ट्रेट दोनों मेरा क्या है, हाइट एंड टॉल, ठीक है। तो ये एक सिनोनिम की तरह हम यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। एक बात और, एक प्रोवर्ब है लाइक बिजेट्स लाइक, इसका मतलब होता है लाइक पेरेंट लाइक ऑफस्प्रिंग। मतलब हम लोग जेनेटिक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जेनेटिक्स कैन ऑल्सो रेफर एज लाइक बिजेट्स लाइक, मतलब लाइक पेरेंट लाइक ऑफस्प्रिंग। इंसान का बच्चा इंसानी होता है और हाथी का बच्चा हाथी होता है, ठीक है। तो वही चीज है लाइक बिजेट्स लाइक। अब यहां पे बात करते हैं अगले टर्म का जो कि है जीन। जीन जो टर्म है उसको दिया था जॉनसन ने, ठीक है, और इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कह रहा है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि, अब मैं आपको और अच्छे से अगर बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट मैं जितना आपको बता रहा हूं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस चीज को समझ लो कि अगर डीएनए का सारा पोर्शन जीन नहीं होता है, ठीक है, सारा का सारा पोर्शन फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। एक तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रख लो, फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए या फिर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज नोन एज जीन। दूसरा डेफिनेशन, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को का एक्सप्रेशन या फिर उसका अपीयरेंस कराने के लिए जो डीएनए का सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसे जीन बोलते हैं, वही बात है। या फिर एक डेफिनेशन ये भी होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो हम कहते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली प्रोड्यूसेस आरएनए एंड प्रोटीन इज नोन एज जीन, ठीक है। मतलब अगर आप यहां पे देखो एक पूरा एक डीएनए है, देखो ये फंक्शनल पार्ट है तो इसे मैंने जीन बोला, नॉन फंक्शनल पार्ट जीन नहीं है। फिर एक फंक्शनल सेगमेंट दिखा तो इसको हमने जीन बोला, फिर नॉन फंक्शनल पार्ट आया जीन नहीं बोला, फिर फंक्शनल सेगमेंट दिखा तो जीन बोल दिया। तो आप देखो डीएनए में अगर मैं मानता हूं कि अगर प्लांट का ये डीएनए था तो हो सकता है ये वाला जीन उसके हाइट को डिटरमाइन करता हो, ठीक है। ये हो सकता है उसके मतलब सीड के शेप को डिटरमाइन करता हो सकता है कि ये जो है सीड के कलर को डिटरमाइन करता है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज नोन एज जीन। क्लियर। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, एवरी
जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बट एवरी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नॉट जीन। ठीक, मतलब एवरी जीन, अगर जीन की बात की जाए, हर एक जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है कि नहीं? आप देखो, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो एवरी सेगमेंट ऑफ every gene is a segment of DNA but every segment, अब ये वाला सेगमेंट, ये वाला पोर्शन, सेगमेंट मतलब पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या जीन है? तो every segment of DNA is not a gene। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि हम लोग मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं और अगर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग मेंडलिज्म के बारे में बात ना करें, मतलब मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनको जीन जैसी कोई चीज पता चली थी और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला भी था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलिमेंट और फैक्टर विच इज डिस्क्रीट, स्टेबल, इंडिपेंडेंट, ठीक है, विच डिड नॉट ब्लेंड। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी कि वो ब्लेंड नहीं हुआ था और कुछ ऐसा है उसको। बेसिकली अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल को जीन तो नहीं पता था, बाद में उसी एलिमेंट और फैक्टर को जॉनसन ने जीन बोला था। तो हम कह सकते हैं कि जीन को कॉइन किसने किया? जॉनसन ने, और इसकी डिस्कवरी की भी क्रेडिट हम लोग जीन का जॉनसन को ही बोलेंगे। बट अगर बात की जाए, मेंडल ने भी जीन के बारे में कुछ ना कुछ समझा था और उसको एलिमेंट और फैक्टर बोला था। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ की। ठीक है, वो जो जीन है ना, उसी से रिलेटेड चीज है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे उसका डेफिनेशन बताना चाहूंगा। जैसे कि कैरेक्टर का ऑल्टरनेट फॉर्म क्या था? ट्रेट। जितना भी ऑल्टरनेट फॉर्म था, जैसे हाइट अगर आपका कैरेक्टर था तो उसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या था? टॉल एंड डॉर्फ। ऐसे जीन जो होता है उसका भी ऑल्टरनेट फॉर्म होता है, तभी तो कोई पर्सन, अब देखो जीन जो है हाइट डिटरमाइन कर रहा है। अब जो हाइट है वो क्या हमेशा टॉल होता है? क्या हमेशा डॉर्फ होता है? आजकल तो इंटरमीडिएट हाइट भी है, बहुत सारे मतलब फॉर्म है। बट हम लोग शुरू में प्लांट के बारे में बात करेंगे, वो भी मेंडल के। तो ये चीज हमें समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था, वो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले कैरेक्टर्स लिए थे, मतलब विजिबल जो डिफरेंसेस वाले, जिनमें हम लोग ज्यादा उनमें डिफरेंसेस थे नहीं। अब जैसे हाइट की बात की जाए तो टॉल एंड डॉर्फ था, राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स का शेप होता था। तो उस तरीके का ऐसे बात की जाए, तो जिस तरीके से यहाँ पे जीन की बात की जाए, तो जीन, आप खुद बताओ कि कोई पर्सन टॉल कैसे होता होगा? क्योंकि उसका जीन उसको टॉल बनाता होगा ना। कोई पर्सन डॉर्फ कैसे होता होगा? क्योंकि उसका जीन जो है ग्रोथ हार्मोन को उतना रिलीज नहीं करता होगा, उतना फंक्शनल नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं जीन का भी ऑल्टरनेट फॉर्म होता है? अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो उसे अलील बोलते हैं। और अब हम लोग अलील की डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि अलील क्या होता है। लिया था। और अब हमारा अगला टर्म है अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जीन होता है उसी का ऑल्टरनेट फॉर्म को हम लोग अलील बोलते हैं। अब सबसे पहले तुम यही समझते हैं कि जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म बनता क्यों है। अब आपको पता है कि अगर मैं एक चीज बताता हूं कि एक प्लांट हाइट का एक जीन था, ये येलो कलर का जो चौक आपको दिख रहा है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। आप मानते हैं कि डीएनए बहुत बड़ा होगा, और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है ये प्लांट की हाइट डिटरमाइन करता था। और ये वाइल्ड टाइप या फिर सबसे पहला प्रेजेंट जीन यही था, जिसका सीक्वेंस है AAGGCC। ठीक है, अब आपको पता होगा कि डीएनए में जो कोई भी मतलब कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ सीक्वेंस होते हैं, उसी वही डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा ना, और उसी हिसाब से फिर पर्सन लंबा होगा या फिर छोटा होगा या फिर इंटरमीडिएट हाइट का होगा। बट फिलहाल हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं छोटा सा जीन है जो है AAGGCC। अब ये टॉल जो है प्रेजेंट, मतलब टॉल इंडिविजुअल या फिर टॉल प्लांट प्रोड्यूस करता था। इसके अंदर इसके एक सीक्वेंस में हो गया म्यूटेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इस जीन में हो गया म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने से जो पहले था AAGGCC, अब हो गया AAGCCC। एक G यहां पे C में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन जो था पहले जो बनता था अब उस तरीके से नहीं बनता। तो अब क्या हो रहा है, टॉल ना होके वो अपना एक्सप्रेशन टॉल का ना शो करके डॉर्फ शो कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ टॉलनेस इज डॉर्फनेस। ठीक है,
तो इस वजह से वो अब जो प्लांट है वो डॉर्फ होने लग गया। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जीन में म्यूटेशन होने की वजह से उसका ऑल्टरनेट फॉर्म डेवलप होता है, ठीक है। तो उसी को अगर अब देखो अलील क्या एक इंडिविजुअल के लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको हम लोग पॉपुलेशन में बात करेंगे। अब देखिए मैं टॉल हूं तो हो सकता है मैं, अब ये भी आगे आने वाली चीज है, हो सकता है मेरे अंदर दो के दो, मतलब अब आपको पता होगा कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल अपने फादर और मदर दोनों का क्रोमोसोम लेके एक मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाता है। देखिए इस डेफिनेशन में भी लिखा है कहीं ना कहीं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस। किसके सेम लोकस पे? ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम होता क्या है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। अगर मैं मानता हूं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब मैं मानता हूं जो ये इंडिविजुअल है इसमें ये वाला क्रोमोसोम इसके फादर की तरफ से आया है और ये वाला क्रोमोसोम इसकी मदर की तरफ से आया है, बट है तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही ना। तो अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है तो जो यहां पे जीन होगा वहां यहां पे भी वही होगा, यहां पे कोई दूसरा जीन होगा तो यहां पे भी वही वाला जीन होगा, यहां पे कोई तीसरा जीन होगा तो यहां पे वही तीसरा वाला जीन होगा, यहां पे कोई चौथा जीन होगा तो सेम चौथा जीन यहां पे भी होगा। अब हो सकता है सेम चौथे जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म हो, बट है तो वही जीन। है तो वही जीन कहने का मतलब अगर ये प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करता है तो ये भी प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करता है। इट मींस इस दोनों जीन का काम एक ही है। अब ये कह रहा है कि देखो टॉल हो जाओ, ये कह रहा है नहीं भाई डॉर्फ हो जाओ। अब वो क्या होगा वो हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव के केस में समझेंगे, बट अभी तो आप ये समझो कि ये जो जीन है हो सकता है दोनों के दोनों कहे कि भाई टॉल हो जाओ, हो सकता है दोनों के दोनों कहे भाई रिसेसिव मतलब डॉर्फ हो जाओ, ठीक। हो सकता है एक कहे टॉल हो जाओ एक कहे डॉर्फ हो जाओ। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे डिस्कस करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव में, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हेमीजाइगस में। बट फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये एक जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए तो ही तो है, ये क्रोमोसोम मैंने बनाया तो क्रोमोसोम पे ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, क्रोमोसोम नंबर 1 का एक सेट का और ये दूसरे सेट का वही लोकस है, ठीक है, वही लोकेशन है। तो दोनों जगह पे सेम ही तो जीन होगा, लेकिन उसका ऑल्टरनेट फॉर्म है तो उसको हम लोगों ने अलील बोल दिया है, ठीक है। मैं मानता हूं ये क्रोमोसोम नंबर 2 है तो क्रोमोसोम नंबर 2 का भी तो ये वाला पेरेंट मतलब फादर से आया होगा तो ये वाला मदर से आया होगा। क्यों? आपको पता है कि हम लोग के ह्यूमन की अगर एग्जांपल लिया जाए तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, या फिर हम लोग कहते हैं हम लोग डिप्लॉयड हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बेसिकली 23 क्रोमोसोम है और उन्हीं का एक एग्जैक्ट सेट मतलब उन्हीं का एक और सेट हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसीलिए 23 दोनों मिला के हमारे पास 46 है। तो एक सेट तो हमें फादर की तरफ से मिलता है पूरा और एक सेट मदर की तरफ से मिलता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं 2n मतलब एक n तो मतलब एक सेट तो पूरा फादर की तरफ से, एक सेट पूरा मदर की तरफ से। तो एक सेट दूसरा सेट, दोनों सेट मिला के अगर ये 23 है तो ये भी 23 है, इसीलिए 46 क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में। तो मैं मानता हूं अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसका भी एक सेट फादर की तरफ से आया, इसका भी एक सेट मदर की तरफ से आया, एक पार्ट पोर्शन। दूसरा अगर क्रोमोसोम नंबर 2 है, एक फादर की तरफ से एक मदर, 22 है फादर मदर, 12 है फादर एंड मदर। तो बेसिकली पेरेंट की तरफ से ही तो सारी चीजें आती हैं। तो अब अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो यहां पे जो इस लोकेशन, लोकस क्या होता है? लोकेशन। इस क्रोमोसोम के इस लोकेशन पे अगर मैं मानता हूं सीड के शेप को डिटरमाइन करने वाला जीन है तो यहां भी सीड के शेप को ही डिटरमाइन करने वाला जीन है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वाला ओरिजिनल टाइप का था तो ये राउंड शेप बनाता था सीड का। अब उसमें इस जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ था तो म्यूटेशन होने की वजह से पॉपुलेशन में उसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म आ गया और अब वो ऑल्टरनेट फॉर्म रिंकल्ड जो है सीड का शेप बनाता है। और मैं मानता हूं कि इस प्लांट को उसकी मतलब मेटरनल मदर की तरफ से स्मॉल ए या फिर आप कह सकते हो ऑल्टरनेट फॉर्म मिल गया जो कि रिंकल्ड कह रहा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों एक दूसरे के अलील हैं। क्या ये और इसका अलील है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक अलग जीन है जो कि सीड का शेप डिटरमाइन कर रहा है, मैंने एग्जांपल ले रखा है। और ये वाला को इसको मैंने बोला था कि प्लांट की हाइट को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये अलग जीन है ना, ये इससे इस वाले से तो ये अलग जीन है।
तो ये दोनों भले आपस में सेम जीन है, भले ऑल्टरनेट फॉर्म है, बट है तो एक जीन। तो ये दोनों आपस में अलील हैं, ये दोनों आपस में अलील हैं, लेकिन ये जीन इस जीन के लिए नॉन एलिलिक है। ठीक है, ऐसे सेम अगर बात की जाए तो ये दोनों एलिलिक हैं, ये दोनों एलील हैं, ये एक दूसरे से नॉन एलिलिक हैं। तो आई होप आपको अलील्स और एलिलोमॉर्फ समझ में आ गया होगा। अब ये टर्म दिया था डब्ल्यू बेटसन ने। अभी तक हम लोगों ने डब्ल्यू बेटसन का दो कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। एक तो ये इन्होंने टर्म दिया था जेनेटिक्स, दूसरा मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी डब्ल्यू बेटसन थे, और अलील जो टर्म है ये भी डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अलील के बारे में बात किया था, और मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है, लेकिन अलील जो था वो हमेशा पॉपुलेशन के टर्म में, मतलब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते थे। जैसे कि मैं अपने आप को, अगर देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने बोला कि मेरे अंदर हो सकता है कि मेरे मदर की तरफ से और मेरे फादर की तरफ से, दोनों की तरफ से मुझे टॉल बनाने का ही जीन आया हो, क्योंकि आपको पता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है एक मदर की तरफ से आता है, एक फादर की तरफ से आता है, उसे हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और हो सकता है एक रिस्पेक्ट, एक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज हाइट, हो सकता है कि मदर और फादर की तरफ से सेम टाइप का ही जीन आया हो, तो उस तरीके को हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। लेकिन अलील की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे अंदर ऐसा है, मेरे लेवल पे, एट इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप स्टडी करोगे तो आप अलील के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। अलील आप तभी समझ सकते हो जब आप पॉपुलेशन में जाके सबका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हर एक इंडिविजुअल में देखो कि क्या क्या फॉर्म प्रेजेंट है, तभी आप अलील जान सकते हो। क्या आपको ये बात रजिस्टर हो रही? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस की। देखिए इन टर्म्स की जब मैं बात करूंगा तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूं, ना कि पॉपुलेशन की। ठीक, पहली बात, होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस को अगर आप टर्म को ही ब्रेक करो तो आपको समझ में आएगा। होमो मीन्स सेम, जाइगस मीन्स जाइगोट। जब जाइगोट के अंदर, जाइगोट मीन्स एक इंडिविजुअल, भाई शुरू में तो जाइगोट ही होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो जाइगोट बनता है। तो उसी समय उसको यहां पे ध्यान में रखते हुए जाइगस टर्म दे दिया गया है, और होमो मीन्स सेम। तो अगर एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जो अलील है वो मदर और फादर की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो पेटर्नल और मैटरनल साइड से सेम टाइप का आया हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे? होमोजाइगस। तो प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील्स ऑफ अ जीन। अब देखिए मैं यहां पे अगर एक क्रोमोसोम बनाऊं, ये क्रोमोसोम है, ये उसका ऑल्टर, मतलब ये अगर मैं मानता हूं पेटर्नल साइड से है तो ये मैटरनल साइड से है। ठीक है, अब यहां पे मैं मानता हूं कि इस वाले पोजीशन पे एक जीन है जो कि प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करता है। क्या ये लोकस मैं ऐसे बोल सकता हूं? तो अगर ये पेरेंट की तरफ से, मतलब फादर की तरफ से आया है, तो ये मदर की तरफ से आया है। तो अगर मदर की तरफ से आया है तो सेम क्रोमोसोम अगर एक है ही है, सेम ही क्रोमोसोम है, तो यहां पे भी प्लांट के हाइट को डिटरमाइन करने वाला पोर्शन या जीन होगा। तो मैं मानता हूं कि ये वाला भी कैपिटल टी है, तो ये वाला भी कैपिटल टी है। ऐसा अगर केस हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। हो सकता है कि पेरेंट, मतलब पेटर्नल साइड से भी स्मॉल टी, मतलब डॉर्फ बनाने का जीन आया हो, और मैटरनल मतलब मदर की तरफ से भी डॉर्फ बनाने का ही जीन आया हो, तो उस तरीके को भी हम लोग होमोजाइगस ही बोलेंगे, क्योंकि जाइगोट के अंदर एक ही टाइप का है। अब वो डिपेंड, मतलब इससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, मतलब वो डोमिनेंट वाला है या रिसेसिव वाला है। डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग अभी कवर करेंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि कैपिटल टी को हम लोग डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी को हम लोग रिसेसिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता होमोजाइगस को, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि जो जाइगोट है या फिर आप इंडिविजुअल मान लो, उसके अंदर दोनों के दोनों सिमिलर टाइप के अलील होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कैपिटल टी जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, स्मॉल टी जो मैंने अभी एग्जांपल दे रखा है। फिर बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। अब देखो हेट्रोजाइगस क्या होगा? एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें, क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये मान लिया क्रोमोसोम नंबर 1 है। अब इसके इस साइड पे मैंने पहले ही बता रखा, प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करने वाला जीन है, ये फादर की तरफ से है और ये मदर की तरफ से है। अब आप बताओ, हो सकता है कि फादर ने यहाँ पे कैपिटल टी दिया हो और मदर ने स्मॉल टी दिया हो, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है।
तो ऐसे इंडिविजुअल को या फिर ऐसे जाइगोट को हम लोग हेटेरोजाइगस बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर अलील ऑफ अ जीन, एक जीन की ही बात हो रही है, तो इसका एग्जांपल है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे अ जीन और या फिर एक कैरेक्टर मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि देखो एक प्लांट के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो हम पूरे सारे के सारे कैरेक्टर के बारे में एक बार में बात नहीं कर सकते। हम एक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं कि कोई होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है या फिर हेमीजाइगस है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आखिरी इस टॉपिक में बात करते हैं हेमीजाइगस की। ठीक है, हेमीजाइगस क्या होता है? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ अ जीन। जब सबसे पहले तो ये मेंशन किया गया कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अगर हैप्लॉयड या फिर मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कोई है, ठीक है, मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही उसको सेट होता है, तो उसके अंदर ऑल्टरनेट फॉर्म वैसे भी नहीं हो सकता, तो उसके केस में हेमीजाइगस की बात नहीं करेंगे। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो जिसके पास दो सेट होने चाहिए थे, और दोनों के दोनों सेट कैसे हो सकते थे? सिमिलर भी हो सकते थे, डिसिमिलर भी हो सकते थे, बट यहां पे कुछ और ही हो गया, ना सिमिलर है ना डिसिमिलर है, एक ही प्रेजेंट है, एक ही मतलब जीन प्रेजेंट है, उसका ऑल्टरनेट फॉर्म है ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? अगर आप ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन मेल की, तो आपको पता होगा ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम होता है एक्स, एक होता है वाई, तो दोनों के दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम है, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है। तो आप खुद बताओ, अगर ये एक्स क्रोमोसोम है तो इस पे जो जीन प्रेजेंट होंगे, अगर इसका सामने एक्स होता तो इसका अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होता, क्योंकि वो उसका होमोलॉगस है। इसीलिए ह्यूमन फीमेल में तो उसका अल्टरनेट फॉर्म उनको मिल जाता है, तो वहां पे फीमेल, ह्यूमन फीमेल तो हेमियोजाइगस नहीं होगी। बट मेल की अगर बात करोगे सेक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम है और इधर वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम पे कुछ अलग जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे कुछ अलग जीन है। तो अब जब अलग अलग जीन है, तो अगर एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करोगे तो भी आप कहोगे कि भाई एक कैरेक्टर का एक ही जीन प्रेजेंट है, एक ही एलील प्रेजेंट है। वाई क्रोमोसोम की बात करोगे तो भी आप कहोगे कि इस कैरेक्टर के लिए एक ही एलील प्रेजेंट है, एक ही जीन प्रेजेंट है। तो आप ह्यूमन मेल के केस में कहोगे ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगी उन्हें सेक्स लिंक्ड जीन्स ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर होमोजाइगस सॉरी हेमिजाइगस में थोड़ा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इसी क्रोमोसोम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं मानता हूं एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, मेल की बात हो रही है, ये एक्स क्रोमोसोम है। तो जो वाई क्रोमोसोम होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो अब देखो यहां पे अगर ए है, ए जीन है, तो क्या इसका कोई सामने कुछ प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो अब इसका ऑल्टरनेट फॉर्म है ही नहीं, तो इसीलिए मैं ह्यूमन मेल के केस में एक जीन का एक ही एलील प्रेजेंट है, उसका ऑल्टरनेट फॉर्म है ही नहीं। यहां पे अगर ये कोई ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, तो यहां पे क्या है? यहां पे पी जीन प्रेजेंट है, मतलब टोटल डिफरेंट। तो इसीलिए ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स या फिर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप की। ठीक, अब अगला टर्म है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है? द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब देखिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब वही बात जो मैं अभी तक बना रहा था। ये जैसे मैंने आपके लिए क्रोमोसोम बनाया था, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाया था। मैंने बोला कि ये दोनों सेम लोकस है, राइट। ऊपर वाला पोर्शन अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। दोनों का अगर ये सेम लोकस है, और यहाँ पे प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करने वाला जीन था जो कि मैंने बोला कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। हो सकता है कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी हो सकता था, हो सकता है दोनों तरफ स्मॉल टी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट बेसिकली ये सेम लोकस पे जीन है। ठीक, आप बताओ क्या ये चीज हमें नॉर्मली दिखती है? नहीं दिखती। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, उसको बताना होगा कि जो अलील है इंडिविजुअल के अंदर वो कैसा है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा थ्रू जीनोटाइप। मतलब वो हमें बताएगा कि जो जेनेटिक मेकअप है या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंडिविजुअल का,
वो क्या है। अब वो क्या है, इसीलिए एग्जांपल क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब अगर मैं टॉल हूं तो मेरे अंदर कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक, ये मुझे नहीं पता। क्या मुझे पता है कि मेरे अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है या फिर कैपिटल टी वाला टॉल है? नहीं पता, राइट। ठीक है, अगर मैं प्लांट के केस में ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ह्यूमन के केस में टोटली डिफरेंट केस है, ठीक है। तो लेकिन इसको मेंडल ने जेनेटिक जीनोटाइप पता करने के लिए कुछ क्रॉस किए थे, जो कि टेस्ट क्रॉस में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि जीनोटाइप हमें दिखता नहीं, या तो क्वेश्चन में बताया जाता है या फिर मेंडल ने पता किया था, या फिर क्रॉस करके हम पता करते हैं कि जीनोटाइप क्या है। तो बेसिकली जीनोटाइप क्या है, उस जीन का क्या कौन कौन से एलील प्रेजेंट है उस इंडिविजुअल के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, वो भी किस पर्टिकुलर कैरेक्टर की भी बात हो रही है। जैसे मैंने हाइट की बात की है, तो हाइट के केस में मेरे अंदर कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कि स्मॉल टी है, ठीक, ये मेरा जीनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, मैं दिखूंगा ना। फिनोटाइप क्या है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो देखो फिनोटाइप तो आपको बाहर से ही दिख जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ये क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने क्या लिखा है, टॉल एंड डॉर्फ। और जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये भी टॉल बनाता है, ये भी टॉल बनाता है, सिर्फ ये डॉर्फ बनाता है, ठीक। तो अब आप खुद देखो कि जीनोटाइप तो टॉल के लिए 2 है और डॉर्फ के लिए 1 है, ठीक। तो मतलब ये है कि जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उस ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके के एलील हैं, दोनों क्या होमोजाइगस हैं, क्या हेट्रोजाइगस है, ये अगर हम बता दें या पता कर लें तो वो उसका जीनोटाइप होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब फिनोटाइप के बारे में मुझे एक चीज और बताना था। फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पे, जो कि दिख ही रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी कि फिनोटाइप अगर कैपिटल टी है तो टॉल होगा, तो क्या डिपेंड कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल होगा, तो क्या डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। स्मॉल टी है तो डॉर्फ होगा। तो एक तो जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है फिनोटाइप। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि फिनोटाइप एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक प्लांट है जिसके अंदर कैपिटल टी वाला जीनोटाइप है, तो उसको नॉर्मली कैसा होना चाहिए था, उसका फिनोटाइप कैसा होना चाहिए था, टॉल होना चाहिए था। बट उसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंट मीडियम में या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट सॉइल में आप ग्रो कराओ तो वो टॉल नहीं होगा। इट मींस क्यों, क्योंकि उसको उतना न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है जितना ये बात है कि देखो डॉर्फ वाले को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, टॉल वाले को ग्रो करने के लिए कम चाहिए होगा। लेकिन अब कम जितना उसको चाहिए होगा उतना भी अगर नहीं दोगे तो ये टॉल नहीं होगा। इट मींस जो आपका फिनोटाइप होता है, ठीक है, वो जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ह्यूमन के केस में अगर आप बात करो, एक वेरी फेयर कलर का बच्चा होना, जिसको मतलब वेरी फेयर कलर का होना चाहिए होता, बट अगर आप उसको अफ्रीकन कंट्रीज में डाल दो, वहां पे हमेशा धूप में रहे और कुछ भी हो, तो वो वेरी फेयर कलर का नहीं होगा, मे बी साउंड, बट वो वेरी फेयर कलर का नहीं होगा, कुछ अलग ही शेड आएगा उसका। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में। बट एक चीज आप ध्यान रखना, अगर वो जो प्लांट है कैपिटल टी वाला, जिसको न्यूट्रिशन डिफिशिएंट मीडियम में डालने पे वो डॉर्फ हुआ है, क्या उसका जीनोटाइप चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया था। तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, उस अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो उस कंडीशन में ये हमेशा इन्हीं दोनों में से, अलील में से कुछ गैमीट में अपने देगा, राइट। तो उस कंडीशन में क्योंकि गैमीट या फिर आप कह सकते हो इसका जीनोटाइप तो चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो वही आएगा जो इसका जीनोटाइप होगा, ठीक। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा फिनोकॉपी टर्म, ठीक है। अब फिनोकॉपी की, तो जो फिनोकॉपी की बात करते हैं, तो फिनोकॉपी हमेशा 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के लेवल पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। When 2 different genotypes develop similar phenotype under different environmental conditions, they are called phenocopy of each other। कह रहा है जब 2 डिफरेंट जीनोटाइप
डिफरेंट क्या क्या है, एक तो जीनोटाइप, दूसरा डिफरेंट क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन, और फिर सिमिलर क्या आ जाए आपका, फिनोटाइप। तो इन दोनों इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का फिनोकॉपी। मतलब जब दो डिफरेंट क्या क्या होना चाहिए, एक तो जीनोटाइप होना चाहिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों दो इंडिविजुअल हैं, एक का कुछ अलग जीनोटाइप होना चाहिए, दूसरे का अलग जीनोटाइप होना चाहिए। आपको पता है जीनोटाइप की जब हम बात करेंगे तो एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे। अगर मैंने प्लांट हाइट को ले रखा है तो प्लांट हाइट दूसरे प्लांट का भी होगा, ठीक है। अब एक अगर टॉल होना चाहिए था, एक का अगर कैपिटल टी ले रखा है तो एक का दूसरे का स्मॉल टी ले रखा होगा, ठीक। तो क्या अब हम इसको दो डिफरेंट जीनोटाइप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। तो देखो जीनोटाइप हम लोगों ने दो डिफरेंट ले रखा है, एक इंडिविजुअल का है कैपिटल टी, दूसरे का है स्मॉल टी। इसको नॉर्मली बनाना चाहिए टॉल, इसको नॉर्मली बनाना चाहिए डॉर्फ, ठीक। तो व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप्स, ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। डेवलप सिमिलर फिनोटाइप बाद में देखते हैं, अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अब एनवायरमेंटल कंडीशन हम लोग डिफरेंट दे रहे हैं। इस वाले कैपिटल टी जीनोटाइप वाले प्लांट को हम लोगों ने प्लेस किया नॉर्मल मीडियम में, ठीक है। और स्मॉल टी वाले जीनोटाइप वाले प्लांट को या इंडिविजुअल को हम लोगों ने प्लेस किया जिब्रेलिन रिच। देखो जिब्रेलिन एक हार्मोन है और आपको पता होगा कि इंटरनोडल इलोंगेशन कराने का काम होता है इसका। तो ये क्या होगा, अगर जिब्रेलिन रिच होगा कोई मीडियम, तो स्मॉल टी वाले प्लांट के अंदर भी इंटरनोडल इलोंगेशन होने की वजह से ये भी टॉल हो जाएगा और ये भी टॉल हो गया। तो आप खुद देखो जीनोटाइप डिफरेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, और इसकी वजह से दोनों का फिनोटाइप एक है। इस वजह से इन दोनों को बोलेंगे एक दूसरे का फिनोकॉपी, ठीक। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, फिनोकॉपी। अब यहाँ पे एक डाउट आता है जो कई बार लोग पूछते भी हैं कि देखिए आपने बोला कि दो डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप ले लो, तो कैपिटल टी ले लिया और एक का ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो भी तो दो डिफरेंट जीनोटाइप है, एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और उनको अलग अलग एनवायरमेंट में रख दो, नॉर्मल और जिब्रेलिन रिच। तो यहाँ पे भी दोनों टॉल टॉल आएंगे, तो क्या ये दोनों भी फिनोकॉपी होंगे, तो नहीं होंगे। रीजन ये है कि कैपिटल टी से भी टॉल होता था नॉर्मल कंडीशन में भी, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि डिफरेंट जीनोटाइप भले कैपिटल टी से है, बट इसका नॉर्मल जो फिनोटाइप है वो टॉल ही है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे फिनोटाइप की बात इसका कोई मतलब ही फिर नहीं रह जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको फिनोकॉपी नहीं बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब ये इसका एक्सप्रेशन टॉल था, इसका एक्सप्रेशन डॉर्फ था, और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखने की वजह से दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो गया है, फिनोटाइप सेम हो गया है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट, रेसेसिव, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड वीगर की, और फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करते हुए अगली बात हम लोग कर रहे हैं डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील का। देखिए डोमिनेंट अलील क्या होता है ये हम और अच्छे से समझेंगे जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप डोमिनेंट अलील के बारे में इतना समझ सकते हैं कि अलील दैट कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, उस तरह के अलील को हम लोग डोमिनेंट अलील बोलते हैं। हुआ क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा जब डिसिमिलर पेयर होता है तो वहां पे एक जो है, जैसे कि आप हेट्रोजाइगस कंडीशन को ध्यान रखो, तो उन्होंने पाया कि एक जो है अलील अपने आप को दूसरे के ऊपर अपना एक्सप्रेशन शो करता है और उसको उन्होंने डोमिनेंट बोला। तो आप एक बात बताओ, अगर डोमिनेंट अलील दोनों का दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा उस केस में भी वो अपना एक्सप्रेशन बड़े इजीली शो करेगा, तो टॉल आएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर आप देखो तो ये रिसेसिव है, इसके ऊपर कैपिटल टी ने अपना एक्सप्रेशन शो कर रखा है, इसलिए यहां भी एक्सप्रेशन टॉल आएगा, इसी वजह से इसे डोमिनेंट बोलते हैं। रेसेसिव अलील की बात करें तो अलील दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, जैसे कि स्मॉल टी, जब स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तभी डॉर्फ बनता है जीनोटाइप के कंडीशन में। अदरवाइज अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन था ना उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन अब ऐसा हुआ है कि जो उसका ऑल्टरनेट अलील यानी जीन का जो ऑल्टरनेट फॉर्म बना है वो अब नॉन फंक्शनल है, ठीक। मतलब अगर हाइट के केस में बात की जाए तो ग्रोथ हार्मोन बनता होगा,
और अब नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन बनता था, लेकिन अब क्या हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन ही बनना बंद हो गया। अगर ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो गया तो क्या वो प्लांट टॉल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी वजह से वो डॉर्फ होता है। तो ये बेसिकली एक जीन ही तो है। तो स्मॉल टी एक जीन है जो कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा होगा, ये भी एक जीन है जो कि नॉन फंक्शनल। तो जब क्या हो, फादर भी नॉन फंक्शनल वाला अलील दे दे और मदर भी नॉन फंक्शनल वाला अलील दे दे, उस केस में डॉर्फ बनता है। अगर ये बात नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। और अगर यहाँ पे ही समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अगला जो हमारा टर्म है वो है हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर जो टर्म था उसको शल ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। और हाइब्रिड वीगर होता क्या है? सुपीरियोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिड। तो हम अपने लेक्चर नंबर 1 के आखिरी टर्म पे पहुंच चुके हैं जो कि है हाइब्रिड वीगर या फिर हेटेरोसिस। देखिए होता क्या है, जब भी आपको कहीं पे मेंशन हो हाइब्रिड वीगर है या फिर हेटेरोसिस है, हाइब्रिड वीगर या फिर हेटेरोसिस। देखो हाइब्रिड वीगर का मतलब ये होता है कि जब हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हम लोगों ने प्रोड्यूस करवाया हो तो वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्वालिटी उसके अंदर हो, यानी सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। और इस प्रोसेस को हेटेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ये मान लेता हूं मैं मेल पेरेंट है। अब थोड़ा सा अभी हम लोगों ने क्रॉस करना नहीं सीखा है, बट मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए अगर मैं मेल पेरेंट मान रहा हूं तो मैं उसको ये साइन दूंगा। ठीक है, इस तरीके का साइन दूंगा। फीमेल पेरेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये साइन का यूज करूंगा। ठीक है, यही साइन होता है, मैं ऐसा नहीं मैं स्पेसिफिकली कुछ यूज कर रहा हूं, ये साइन होता है। ठीक, अब देखिए कैपिटल पी का मतलब यहां पे है कि ये एक कैरेक्टर है जो इसके लिए मतलब इसकी हाई प्रोडक्टिविटी है इस मेल पेरेंट की, बट ये लो डिजीज रेजिस्टेंट है। जबकि अगर फीमेल पेरेंट की बात की जाए तो इस केस में ये इंडिविजुअल के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है और डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब इन दोनों का हम लोग क्रॉस कराते हैं तो जो इनका प्रोजीनी आता है, ऑफस्प्रिंग आता है, यानी F1 जनरेशन जो आता है उसके अंदर हाई प्रोडक्टिविटी भी है, हाई डिजीज रेजिस्टेंस भी है। भले हेटेरोजाइगस कंडीशन है बट दोनों का दोनों चीजें प्रोडक्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ज्यादा है। तो क्या ये ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर है? बिल्कुल है। इसी वजह से इसको बोलेंगे हाइब्रिड वीगर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस हाइब्रिडाइजेशन का जो रिजल्ट आया इस प्रोसेस को बोलेंगे हेटेरोसिस। और ये टर्म दिया था शल ने। ठीक है, अब एक बात, ये जो ऑफस्प्रिंग आपका बन गया है इसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्रॉसिंग करा दी तो आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। अभी जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझेंगे भी कि क्या होता है। वहां पे 9:3:3:1 रेशियो आता है। बेसिकली वो ये कहता है कि जो देखिए यहां पे 100% जितने भी प्लांट बनेंगे सारे के सारे के अंदर क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा। लेकिन अगर आप इनकी क्रॉसिंग करा दोगे तो इनकी क्रॉसिंग नहीं, सेल्फिंग अगर आप इनमें करा दोगे, जिससे इनब्रीडिंग बोलते हैं, अगर आप इनमें इनब्रीडिंग करा दोगे तो क्या होगा, इनके अंदर रेसेसिव वाला भी कैरेक्टर शो होगा। ठीक है, तो जो रेसेसिव वाला कैरेक्टर शो हो रहा है वो हमारे लिए नुकसान वाली बात है ना। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इनब्रीडिंग की वजह से, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक चीज कहते हैं कि जब हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, इनब्रीडिंग कराते हैं तो जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो खो जाते हैं और जो उनमें रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो शो होने लगते हैं। ये चीजें हम लोग आगे चल के जब डायहाइब्रिड क्रॉस और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अगर इस प्लांट को आपको मेंटेन रखना है तो आप इसमें क्या करा सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको पता होगा कि प्लांट का हर एक सेल टोटीपोटेंट होता है, तो आप कोई भी प्लांट का पार्ट लेके अगर आप उसे जो है कहीं पे मतलब लगाते हो तो पूरा का पूरा प्लांट आपको मिल जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू इस तरीके के प्लांट को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक।
ठीक है, तो ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे उनको डिस्कस किया है। कुछ टर्म्स हमारे जैसे जीनोम, जीन पूल, जीन माइग्रेशन और इस तरीके के कुछ टर्म्स रह गए हैं, उसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि जब हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स शुरू करेंगे वहां पे वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम लोग जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले उन सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में जो है कवर करेंगे मेंडलिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए और जो भी डाउट आपको आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी आपका डाउट होगा, अगर मुझे लगता है कि कमेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट जो भी आपका डाउट है उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, फिर हम लोग मेंडलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे।